हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी यूट्यूब चैनल पर। होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम कॉलोनियल सिटीज़ का पार्ट 3 शुरू करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर के बारे में। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ब्रिटिशर्स जब टाउन्स क्रिएट करते थे उसके बारे में पढ़ा। और उसके पहले टॉपिक में मतलब कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि प्री कॉलोनियल टाउन्स कैसे होते थे। ठीक है, तो अगर आपने कल वाली जो वीडियो देखी होगी तो आपको ये वाली वीडियो आसान लगेगी, क्योंकि इसमें वो वाली वीडियो से मिलता जुलता पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को तो जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो सेग्रेशन, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स के जो सिटीज़ थी मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ पर जब उन्होंने इन्वेशन करा तो उन्होंने कैसा अर्बनाइजेशन क्रिएट करा, कैसे टाउन्स बनाए, क्या क्या उसमें बदलाव लाए। वो जब प्री कॉलोनियल टाइम था और जो कॉलोनियल टाइम था उसमें हमने डिफरेंस करा था दोनों को मिलाकर। आज हम 3 सिटीज़ के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मद्रास के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मद्रास में सेटलमेंट कैसा होता था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने मद्रास को कॉन्कर्ड करा था सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता और फिर आता है हमारा एंड में बॉम्बे, जहाँ पर उन्होंने कॉन्कर्ड करा था। तो जैसे कि जब मद्रास में कॉन्कर्ड करा तो आपको पता होना चाहिए कि सूरत का जो ट्रेड है वो वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है ना, जहाँ से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के जितने भी गुड्स हैं वो ले जाए जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स मर्चेंट्स जो थे वो ईस्ट कोस्ट पर आए, सूरत में देखा उन्होंने कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग मतलब कि कमर्शियली बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा, मद्रासापट्टनम एक पोर्ट है वहाँ पर 1639 में उसको कंस्ट्रक्ट करवाया। अभी ये जो मद्रासापट्टनम है ये किसके नाम पर रखा गया था, तो अगर आपको बताएं तो नायका ऑफ कालाहस्ती, ये जो वहाँ के तेलुगु के जो नायक थे। ठीक है, जैसे यहाँ के हम देखें तो अवध के नवाब हो गए, तो वहाँ के नायक्स होते थे जो किंग कहलाते थे। तो उन्होंने इसको उनके नाम पर इसको सेटल करवाया गया था, क्योंकि कंपनी ने उन्होंने से ये खरीदा था। ठीक है, दे हैव परचेज देम। सो क्या हुआ, मद्रास में फोर्टिफिकेशन हुआ। फोर्टिफिकेशन में क्या हुआ, जितने भी लोग थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जब करते थे तो उनमें प्रॉब्लम आती थी कि जो जितने भी जो दूसरे लोग थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिया गवर्नमेंट के, ठीक है ना, तो प्री कॉलोनियल गवर्नमेंट्स की वजह से उन लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। और जितनी भी यूरोपियन अदर कंट्रीज़ थी जैसे कि फ्रेंच, डच और पोर्टुगल, तो वो लोगों की वजह से भी इन लोग को फोर्टिफिकेशन करना पड़ता। तो मद्रास में सबसे पहले आए थे तो वहाँ पर करा था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच को डिफीट करा था 1761 में, जिसके बाद से जितना भी उद्योग होता था इंडिया में वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही होता था। ठीक है, ब्रिटिशर्स इन तीनों से कंपटीशन करते थे और ब्रिटिशर्स ही उसमें जीता करते थे। लेकिन क्या होता था कि ब्रिटिशर्स उनको अलाउ करते थे इंडिया में रहने के लिए, बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस एज वेल एज दे आर फ्रॉम यूरोप। ठीक है, अब जो वाइट टाउन था मद्रास का, कल हमने वाइट टाउन और ब्लैक टाउन के बारे में भी पढ़ाया था आपको। तो जो वाइट टाउन था मद्रास का, वहाँ पर सेंट जॉर्ज चर्च फोर्ट था। तो उस फोर्ट में यूरोपियंस रहते थे। तो अब यूरोपियंस क्या कर रहे थे, अब वो उसमें फोर्ट में रहते थे और जितना भी कमर्शियल वर्क करते थे उसके लिए उन लोगों ने ऑफिसेस बनवा रखे थे मद्रास में। इसी के साथ क्या था कि जो जितने भी कंपनी के जो ओनर्स थे उन्होंने ये प्रावधान निकाला था कि आप इंडियन पीपल से आप मैरिज नहीं कर सकते, इंडियन वुमेन से आप मैरिज नहीं कर सकते हो, या फिर जितनी भी वुमेन्स हैं इंग्लैंड की वो इंडियन मेल से मैरिज नहीं कर सकती हैं। लेकिन जितने भी यूरोपियंस थे उनके साथ आप मैरिज कर सकते हैं, उसके उन लोग के साथ आप रह सकते हैं, ये कंपनी का कहना था। अब कंपनी क्या थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी वो माइनॉरिटी में थी, मतलब ब्रिटिशर्स थोड़े ही से थे, इसलिए उन लोगों को रूल करने में आसानी हुई। ठीक है,
इसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी कॉलोनी बढ़ती गई तो वो इंग्लैंड से यहाँ पर आकर रहने लगे। जो ब्लैक टाउन था, जब हमने ब्लैक टाउन के बारे में आपको पढ़ा है कि जहाँ पर डिजीज़ वगैरह होते थे, तो वहाँ पर जो लोअर क्लास के जो लोग होते थे, जैसे कि आर्टिशियन, वीवर्स, इंटरप्रेटर्स, या फिर जो मिडिल क्लास के पीपल्स रहते थे जैसे कि मिडिल मैन, इंटरप्रेटर्स, तो ये जो लोग रहते थे वो कंपनी में काम करते थे, वो वहाँ पर रहा करते थे। और वहाँ पर हमें बिल्डिंग जो घर हैं वो देखने को मिलते हैं, उनके पास हमें टेम्पल्स और बाज़ार्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो चिंदापेड्डी वॉज अ कॉलोनी ऑफ वीवर्स। ठीक है, ये जो नाम है ये तेलुगु है तो आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर वीवर्स और वॉशरमेट वॉज अ सेटलमेंट ऑफ ब्लीचर्स। जितने भी ब्लीचर्स होते थे, जितने भी डायर्स होते थे जो कपड़ों को रंगते थे, साथ ही साथ वो कपड़ों को धोते भी थे, जिसको आज के टाइम पे हम धोबी कहते हैं, वो वहाँ पर रहा करते थे। रोयमपुरम वॉज अ बोटमैन जो रहते थे वहाँ रोयापुरम हुआ करता था, जो क्रिश्चियंस जो लोग रहते थे उनकी बोट्स चलाया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम पर भी सोसाइटी में ऐसा हुआ करता था कि जो लोग वर्क के बेस पर सोसाइटी को बांटा जाता था। ठीक है, इसी के साथ जो दो भाषी होते थे, जिसको बोलते हैं कि हम जो दो लैंग्वेज को स्पीक कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायलिंगुअल। ठीक है, बायलिंगुअल पीपल्स रहते थे और वो इंग्लिश भी बोल सकते थे और साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज भी बोल सकते थे। अब क्या हुआ, इंग्लिश पीपल्स आए तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हुआ। एजुकेशन की वजह से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। ठीक है, तो ये एक अर्बनाइजेशन का मेन फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ दो तेलुगु कॉमेट्स होती थी, जहाँ पर जो कमर्शियल ग्रुप थे जो ब्रिटिशर्स, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, जो सिटी में जो ग्रेन आता था उस पर ट्रेड करते थे। ठीक है ना, जो एग्रीकल्चर से जो ग्रेन्स उनको प्रोड्यूस होता था वो उसका ट्रेड करते थे। ठीक है, उनका कंट्रोल था उस पर। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम सोसाइटी में अगर देखें तो कास्ट के बल पे भी डिवीज़न था मद्रास में। जैसे परियार्स एंड वनियार्स होते थे जो लोअर लेबरिंग पुअर्स होते थे। ठीक है, उसके बाद मलयापुर एंड ट्रिप्लिकेन वर अर्लियर हिंदू रिलीजियन सेंटर्स दैट सपोर्टेड अ लार्ज ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। अगर हम देखें तो रिलीजियसली भी इसको बांटा गया सोसाइटी में। ठीक है, जैसे ब्राह्मण्स जहाँ पर होते थे ज़्यादा, वहाँ पे मलयपुरम और त्रिप्लेंस इसको नाम दिया गया उस सोसाइटी को। सेंट थॉम विथ कैथेड्रल वाज अ सेंटर ऑफ रोम कैथेड्रल। जो चर्च वगैरह जहाँ पर ज़्यादा होते हैं कैथेड्रल्स के, वहाँ उस जगह को नाम दिया सेंट थॉम। जैसे आज हम देखें तो कहीं कहीं हम जाते हैं तो ये वाली रोड, वो वाली रोड, ये मोहल्ले का नाम अलग मोहल्ले का नाम रखते हैं। तो वैसे ही उस टाइम पर क्या करते थे, ब्रिटिशर्स वगैरह भी ऐसा करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अपने फोर्ट का जो एरिया होता था वहाँ पे फोर्ट गार्डन हाउसेस, ठीक है, बगल में हाउसेस बनाते थे। उसी के साथ साथ एक उन्होंने पूनामल्ली रोड, जो आज के टाइम पे भी देखी जाती है, वहाँ पर कुछ हाउसेस बनाए जाते थे, जहाँ पर कौन लोग रहते थे, जो ब्रिटिश पीपल्स रहते थे, वो उनके जो साथ में रहने वाले लोग थे वहाँ पर रहने लगे थे। क्योंकि जो फोर्ट से निकल कर अब क्या हो रहा था कि अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी ब्रिटिशर्स की, तो वो लोग क्या कर रहे थे, अब फोर्ट से निकल कर जब उनने पूरा सेटलमेंट जमा लिया अपने इंडिया पे, तो वो अपने घर बनाने लगे इंडिया में। ठीक है ना, तो माउंट रोड हो गई, पूनमल्ली रोड हो गई, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के घर मिलते हैं हमें। उसके बाद अगर हम कलकत्ता का टाउन प्लानिंग देखें, ठीक है, कलकत्ता एक मेन सिटी है जहाँ पर एक कैपिटल भी सबसे पहले जो कैपिटल बनाई कलकत्ता में ही बनाई। तो कलकत्ता में क्या था, जो डेवलपमेंट की जो आइडियोलॉजी थी उसके बेसिस पर वहाँ पे अर्बनाइजेशन हुई। अब आपको अगर हम हिस्ट्री में ले जाएं तो 1756 में सिराजुद्दौला ने क्या करा, ब्रिटिशर्स के फोर्ट पर कब्जा करा। तो जब उन्होंने वहाँ पर अटैक करा तो जितने भी ब्रिटिशर्स के कुछ स्मॉल फोर्ट्स थे उन पर उन्होंने क्या करा, अपना इस्टेब्लिशमेंट जमाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा आया। और ब्रिटिशर्स आप जानते ही हैं, दे आर वेरी क्लेवर। तो इस वजह से 1757 में सिराजुद्दौला के साथ ब्रिटिशर्स ने लड़ाई करी, बैटल ऑफ प्लासी हुई। ठीक है, जो हिस्ट्री में मेन फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, बैटल ऑफ प्लासी हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको जीत चुकी थी। और जो कलकत्ता पर था वहाँ पर उन्होंने एक न्यू फोर्ट बनाया जीतने के बाद।
और वहाँ पर अपनी एक न्यू कैपिटल इस्टेब्लिशमेंट करी। तो इंडिया की पहले कैपिटल जो आज हमारे सामने दिल्ली है, तो उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स थे तो सबसे पहले कैलिकट या फिर कैलकटा वहाँ की बनी थी। इसी के साथ जो कैलकाटा की जो पास के एरिया थे जैसे कि सुल्तानताई, कोलकाता, गोविंद नगर, ये एरियाज़ भी डेवलप करते गए एज अ अर्बन सेंटर। ठीक है। इसके बाद जो अगर हम पीछे जाते हैं तो जो फोर्ट विलियम है उसमें हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो बगल का एरिया था, जैसे फोर्टिफिकेशन हमें पहले फोर्ट्स में मिली, जो ब्रिटिश फोर्ट्स थे, लेकिन जो अब न्यू फोर्ट बनाया गया जिसको विलियम फोर्ट, उसमें आपको इमेज में दिखाता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं इमेज। तो इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये फोर्ट के बगल में आपको कहीं पर भी गेट नहीं दिख रहा होगा, जैसे किलेबंदी होती थी उस टाइम पर, वो नहीं दिख रही होगी। यहाँ पर साफ मैदान है। तो इसका एक रीज़न होता था कि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर दिमाग लगाया कि हम अगर फोर्टिफिकेशन करते हैं, गेट बनाते हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे किलों के बाहर क्या हो रहा है, फोर्ट्स के बाहर क्या हो रहा है। तो उस वजह से एक मतलब अटैक हो डिफेंडिंग के लिए उन्होंने ऐसा करा था। ठीक है, उनकी एक स्ट्रेटजी रही थी उस टाइम पर। इसी के साथ साथ लॉर्ड वेलेस्ले थे, उन्होंने 1798 में गवर्नर जनरल का पद संभाला और गवर्नर जनरल के पद पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने और उस वजह से उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनवाई और साथ ही साथ अपने घर बनवाए जहां पर वो रहते थे। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1798 में। इसी के साथ साथ जो कलकत्ता सिटी है वो किसके लिए जानी जाने लगी, क्राउडिंग, एक्सेस वेजिटेशन, डर्टी टैंक्स, द स्मेल, पुअर ड्रेनेज, डिजीजेस। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स होती ही है। तो उधर का क्लाइमेट भी ऐसा था। ठीक है, तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, वहाँ पर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ लाई और साथ ही साथ जो क्लाइमेट था उसको देखते हुए वहाँ पर उन्होंने अच्छे अच्छे हाउस बनवाए, जिसकी वजह से वो उस कंडीशन को, इस टेम्परेचर को झेल सकें। ठीक है, जो लॉर्ड वेलेस्ले थे वो जब उस टाउन से डिपार्चर कर गए तो उसके बाद वहाँ पर लॉटरी कमेटी आई। ठीक है ना, पहले तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, उसके बाद लॉटरी कमेटी आई, ये भी ब्रिटिशर्स की थी। जो 1817 में लॉटरी कमेटी आई, उसने वो गवर्नमेंट को हेल्प क्या करती थी, एक प्राइवेट कम्युनिटी थी जो गवर्नमेंट को हेल्प करती थी किसमें, फंड इकट्ठा करने में। और वो फंड किस में यूज़ होता था, वो फंड यूज़ होता था मेंटेनेंस के लिए। जितनी भी सोसाइटी थी, जितने भी टाउन्स थे, सिटीज़ थी जो कलकत्ता के पास की थी, उसमें वहाँ पर डेवलपमेंट होता था, इम्प्रूवमेंट होता था टाउन्स का। उसके लिए लॉटरी कमेटी फंड इकट्ठा करती थी पीपल से बाय पब्लिक लॉटरीज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो पब्लिक कंडीशंस थी वो कैसी थी उस टाइम की सिटीज़ की, कलकत्ता की। उसके बाद इस जो लॉटरी कमेटी आई या फिर लॉर्ड वेलेस्ले की जो निगरानी में यहाँ पर काम हुआ, मिन्यूट में काम हुआ, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जितने भी हट्स थे पुअर पीपल्स के, वो हटा दिए गए। ठीक है, और उनको क्या कर दिया, कलकत्ता से बाहर फेंक दिया, जिससे कि वहाँ पर टाउन्स या फिर पक्के मकान बनाए जाने लगे। उसकी वजह से उसके जो ब्लैक टाउन्स थे उनके कारण आपको पता है कि कोलेरा और प्लेग जैसी बीमारी आई थी। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, अगर अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछला पार्ट देख लें, ये ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो उसमें हमने देखा था ये कोलेरा और प्लेग बीमारी हुई थी 1817 में और 1896 में। तो वहाँ पर क्या हुआ, उसकी वजह से वहाँ पर मेडिकल साइंस की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई कलकत्ता में सबसे पहले अगर हम कहें। उसके बाद जो मर्चेंट्स थे वहाँ पर मर्चेंट्स की भी कास्ट होती थी, जैसे कि अगर हम देखें द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी कसोजी, तो जी वहाँ पर जो मर्चेंट्स होते थे वो ये सरनेम वगैरह रखते थे या फिर उनके नाम रहा करे होंगे। ठीक है, जो चाहते क्या थे कि कलकत्ता में और ज़्यादा हेल्दीनेस आए। ठीक है ना, जितने भी डिजीज़ हैं वो पूरी तरीके से चले जाएं, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की एज अ मॉनेटरी वो मदद करते थे। जो मनी पावर थी वो इन मर्चेंट से ही आती थी। इसके बाद अगर हम देखें वर्कर्स, हॉकर्स, आर्टिशियंस, पोर्टर्स एंड अनएम्प्लॉयड आर अगेन फोर्स टू मूव आउट दी सिटीज़। ये डिजीज़ की वजह से और जो हट्स की वजह से जो वहाँ पर बने थे, जहाँ पर टाउन बन रहा था,
उसकी वजह से जितने भी पुअर पीपल्स थे जो वहाँ पर काम करते थे उनको सिटी से निकाला जाने लगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 19th सेंचुरी में ऑफिशियल इंटरवेंशन इन द सिटी बिकेम मोर स्ट्रिगनेंट। अगर हम कहें तो गवर्नमेंट का 19th सेंचुरी तक आते आते इतना ज़्यादा रोल आ गया कि जितने भी जो कॉमन पीपल थे उनका वहाँ पर बस नहीं चल रहा था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो डिवीज़न ऑफ ब्लैक टाउन एंड वाइट टाउन थ्रू हेल्थ। अगर हम देखते हैं तो डिवीज़न ऑफ ब्लैक टाउन और वाइट टाउन का अगर डिवीज़न होता है, अगर उनके बीच में बंटवारा होता है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, हेल्थ की वजह से होता है, क्योंकि डिजीजेस सबसे पहले वहाँ पर ही फैलते थे। तो आप देख सकते हैं पब्लिक प्रोटेस्ट भी हुआ उस टाइम पर। जो लोग थे वो एंटी कॉलोनियलिज्म की मांग करने लगे कलकत्ता में, और नेशनलिज्म की भी मांग करने लगे। ठीक है, सिटीज़ थी उनको क्लीन और ऑर्डर्ड बनाया जाने लगा और साथ ही साथ ब्यूटिफाइड कर दिया गया। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स का यहाँ पर बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है इंडिया में। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बॉम्बे का आर्किटेक्चर हमें इस चैप्टर में देखना है। तो बॉम्बे का आर्किटेक्चर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इससे क्वेश्चंस 100% बनता है और शायद आपके इस साल एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो आप अगर आर्किटेक्चर के बारे में अगर पढ़ते हैं हम, तो बॉम्बे की सिटी के बारे में हम अगर शुरू से देखें हिस्ट्री में, तो 7 आइसलैंड से बना हुआ एक सिटी है, जिसको जब उसकी पॉपुलेशन ग्रो करी तो वो सिटी एक बड़ी सिटी में तब्दील हो गई। ठीक है, वो आइसलैंड मिलकर एक बड़ी सिटी में तब्दील हो गए। अब ये कमर्शियल कैपिटल बनी जब कॉलोनियल इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए, तो उस टाइम पर ये कमर्शियल कैपिटल के नाम से जाने लगी। उसके बाद जो हाफ ऑफ द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था वो बॉम्बे से ही होता था। ठीक है, इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि यहाँ से ओपीएम का जो इम्पोर्ट होता, जो एक्सपोर्ट होने लगा था टू चाइना। ऐसा क्या होता है, जो ओपीएम की जो मांग थी, ओपीएम मतलब अफीम, उसकी मांग यहाँ पर बढ़ गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में बढ़ गई थी कि जो एक्सपोर्ट कराने के लिए चाइना में, तो चाइना में ये एक्सपोर्ट कराने लगा और ये मालवा, राजस्थान, सिंध जैसी जगहों पर इसकी उगाई होती थी और फिर ये बॉम्बे में लाया जाता था और यहाँ से जहाज़ों में भेजा जाता था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पारसी, मारवाड़ी, कोंकी, मुस्लिम, गुजरात, बनिया, बोरा, ज्यू, आर्मियन, तो ये लोग यहाँ पर रहते थे। अगर हम रिलीजन ग्रुप्स की बात करें या फिर हम लैंग्वेज ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पर ये लोग रहा करते थे। ठीक है, ये कम्युनिटीज़ यहाँ पर बॉम्बे में पाई जाती थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वेरी डाइवर्सिफाइड एरिया था ये। ठीक है, उसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर जब 1861 में स्टार्ट हुई तो कॉटन की जो मांग थी, कॉटन की जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी और उसी वजह से जो बॉम्बे में कॉटन मिल स्टार्ट हुई। हमने जो 10 चैप्टर था या कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, उसमें हमने पढ़ा था कि जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई तो इंडिया में बॉम्बे में कॉटन मिल स्टार्ट हुई, जो क्या करती थी, मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ कॉटन होता था उसको अमेरिका भेजा जाता था, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉटन की प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। उसके बाद 1869 में सुएज कैनाल बना। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी जो शिप्स से जितना भी मटेरियल जाता था, जितने भी प्रोडक्ट्स जाते थे वो सुएज कैनाल के थ्रू जाते थे, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको भेजा जाता था वहाँ पर। ठीक है, इसी वजह से बॉम्बे को लैटिन वर्ड में हम जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नाम दिया था अर्ब्स प्राइमा इन इंडिया। इस लाइन का जो, इस फ्रेज का जो मतलब है वो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बॉम्बे का एक फ्रेज से एक नाम जाने लगा है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो रेलवे का एक्सपेंशन सबसे पहले बॉम्बे में हुआ। ठीक है, जो बिल्डिंग्स थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस थे, उन सबको एक्सपेंड रेलवे ने करा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो रिफ्लेक्ट कल्चर एंड कॉन्फिडेंस ऑफ रूलर्स। यहाँ पर हमें कल्चर और साथ ही साथ रूलर्स का कॉन्फिडेंस या फिर उनकी पावर यहाँ पर दिखती है। ठीक है, इसका मेन रीज़न ये रहा कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कंकर्ट करा चारों तरफ से, जो पेनिनसुला एरिया है इंडिया का उसको कंकर्ट करा, तो
सबसे पहले उन्होंने मद्रास, फिर कलकत्ता और फिर एंड में बॉम्बे आए थे। मतलब कि जब उन्होंने हर जगह अपनी पावर जमा ली तब वो बॉम्बे आए थे, जिस वजह से उनको एक फ़ायदा मिला कि वो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट अच्छा कर पाए। ठीक है। अब हम यूरोपियन स्टाइल्स की अगर बात करते हैं, जो आर्किटेक्चर में जो बिल्डिंग्स में बॉम्बे में बनाई गई हैं उनकी हम बात करते हैं, तो उससे हमें क्या विज़न मिलता है, उससे हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो ब्रिटिश डिज़ायर टू क्रिएट अ फेमिलियर लैंडस्केप इन एन एलाई कंट्री टू फील होम इन द कंट्री। जब ब्रिटिश यूरोप में रहते थे तो वहाँ जैसे घर बने हुए थे, उनको लोनलीनेस नहीं लगे, उनको घर जैसा फीलिंग मिले, यूरोप जैसा फीलिंग मिले, इसलिए उन्होंने ये घर बॉम्बे में बनवाए थे। ठीक है, वैसी ही बिल्डिंग बॉम्बे में बनवाई थी। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ब्रिटिश फेल्ट द यूरोपियन स्टाइल वुड बेस्ट सिम्बलाइज देयर सुपेरियरिटी, अथॉरिटी एंड पावर। जो बॉम्बे की जो स्टाइल है, जो बॉम्बे में स्टाइल जो यूरोपियन स्टाइल से जो घर बनाए गए थे, उनसे उनको ये लगा कि इससे हमें सुपेरियरिटी, अथॉरिटी और पावर मिलेगी। मतलब वो आप जब उन बिल्डिंग्स को देखें तो आपको ये लगे कि हाँ, ये ब्रिटिश अथॉरिटी का ऑफिस है। तीसरी चीज़ जो थी वो ब्रिटिशर्स को ये लगी कि थ्रू बिल्डिंग्स दैट लुक्ड यूरोपियन वुड मार्क आउट द डिफरेंस एंड डिस्टिंक्ट बिटवीन द कॉलोनियल मास्टर एंड देयर इंडियन सब्जेक्ट्स। इसकी वजह से उन्होंने सोशल डिफरेंस करा, किस में, इंडियंस में और हाँ खुद में। क्यों? क्योंकि इस वजह से उन्होंने बोला, उन लोगों को लगा कि हाँ, हम इंडियन से कैसे अलग हैं वो हमें आर्किटेक्चर से पता लगेगा। ठीक है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट थिंग थी। आप इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन पीपल्स भी अपने घर ब्रिटिश स्टाइल में बनाने लगे थे। और जब वो ब्रिटिश स्टाइल में बना रहे थे तो वो कुछ इस तरीके से घर बनते थे उस टाइम पर। ठीक है, बंगलोज़ बनाए जाते थे ब्रिटिश स्टाइल में। ठीक है, इंडियन टू गॉट यूज द यूरोपियन आर्किटेक्चर। तो देख सकते हैं आप कितना आकर्षक आर्किटेक्चर रहा करता होगा उन लोगों का। ठीक है, अब जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगलोज़ ऐसे बनाते थे कि वो एक प्राइवेसी का एक मोटो रहता था उसमें, और साथ ही साथ जो इंडिया वर्ल्ड था उससे डिस्टेंस, मतलब कि उससे दूर, उससे अलग वो हट के दिखाता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल पिचेस रूफ एंड सराउंडिंग वेरांडा केप्ट द बंगलो कूल इन द समर। तो ये एक जो वेदर है उससे भी इसको वेरी करता है, क्योंकि जो समर्स में, अब आपने सुना होगा जो रूफ्स होते हैं वो ठंड जो समर में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो ये भी एक मोटो रहा था। ठीक है ना। अगर हम आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स की बात करें बॉम्बे में तो किन किन स्टाइल्स में बनाई जाती थी, तो सबसे पहले यहाँ पर है न्यू क्लासिकल स्टाइल्स या फिर न्यू क्लासिकल। ठीक है, आप इसको दोनों लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है। इट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स फ्रंटेड विद लॉफ्टी पिलर्स। इस जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उसमें लॉफ्टी पिलर्स होते थे। ठीक है, ओरिजिनली टिपिकल ऑफ बिल्डिंग्स इन एंशिएंट रोम। और जो एंशिएंट रोम में जब बिल्डिंग्स हम देखते हैं तो वहाँ से हमें आर्किटेक्चर की स्टाइल देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये बनाई कहाँ गई, तो यूरोपियन में जब यूरोपियन रेनेसेंस हुआ तो इसको क्या करा गया, रीअडेप्टेड करा गया। जो यूरोपियंस थे उन लोगों ने वहाँ पर ये बिल्डिंग्स बनाई यूरोपियन रेनेसेंस के बाद। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो मेडिटेरेनियन ओरिजिन ऑफ आर्किटेक्चर वर थ्रू आउट बी सुटेबल फॉर ट्रॉपिकल वेदर। ये एक ट्रॉपिकल वेदर होता है ना, जो मेडिटेरेनियन से जन्मा हुआ एक आर्किटेक्चर है। मतलब एक हम कहते हैं ना कि वेदर से रिलेटेड ऐसे घर बनाओ कि जो वेदर से रिलेट करते हैं, तो वो इसमें हमें देखने को मिलता है। टाउन हॉल इन बॉम्बे वॉज बिल्ट इन दिस स्टाइल इन 1833। जो टाउन हॉल है बॉम्बे का, ये आप इमेज देख सकते हैं, इस स्टाइल में बनाया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यू क्लासिकल। ठीक है, और जो एलिफेंटोन सर्किल है जो 1860s में जो बनाया गया था, कॉटन बूम जब हुआ था इंडिया में उस टाइम पर, तो ये जो स्टाइल है वो इटली से ली गई हुई स्टाइल है। ठीक है ना। अगर आपने इटली में बने हुए घर देखे हों तो वहाँ पर ऐसी स्टाइल में बनाए जाते थे, जिसमें बहुत सारी गेट्स होते थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से।
तो ये भी एक वेदर को दर्शाता है कि मतलब जो वेदर ट्रॉपिकल वेदर है उसमें ये घर बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे घर बनाए होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो न्यू गॉथिक स्टाइल की। ठीक है, तो न्यू गॉथिक स्टाइल में क्या होता है, हाई पिचेस रूफ्स, पॉइंटेड आर्च एंड डिटेल्ड डेकोरेशन। ये इसकी एक विजिबल थिंग है कि इसमें ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये जो बिल्डिंग है वो चर्च से ली गई है। जो यूरोप में जो चर्च बनाए जाते थे मेडिवल पीरियड में जो स्टार्ट हुए थे, वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। और आज भी अगर हम देखें तो चर्च इसी स्टाइल में बने हुए मिलते हैं हमें। और ये जो स्टाइल है वो मिड 18th सेंचुरी में इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, जो सेक्रेटरीट है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड हाई कोर्ट वर बिल्ड इन दिस स्टाइल। अगर हम देखते हैं तो जो हाई कोर्ट है बॉम्बे का, और या फिर जो विक्टोरिया टर्मिनस है वीटी जिसे हम नाम से जाते हैं, और जिसका न्यू नेम जो है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और वो इस स्टाइल में बनाया गया है। ठीक है, आपको इसको नोट करना है यहाँ पर, न्यू गॉथिक स्टाइल मानी जाती है ये। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्लॉक टावर वाज फंडेड बाय द बैंकर प्रेमचंद रॉयचंद। तो प्रेमचंद रॉयचंद जी ने क्या करा था, यहाँ पर फंडेड करा था। तो उनकी जो माँ का नाम था उसके नाम पर ये जाना जाता है, राजाबाई टावर। ठीक है, तो इस नाम से भी वहाँ पर ऐसा ब्रिटिशर्स करते थे। इसके बाद जो विक्टोरिया टर्मिनस है वो आपको बता दिया। ये किसके लिए जाना जाता था, ये रेलवे का जो हेड क्वार्टर होता था। सबसे पहला जो हेड क्वार्टर है रेलवे का, जिसको हम कहते हैं इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी, जो ब्रिटिश टाइम में थी, आज इसका नाम है सेंट्रल रेलवे के नाम से जाना जाता है। आपने अगर हेड क्वार्टर्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इंडो सार्सेनिक जो थर्ड स्टाइल हम देखते हैं, इंडो सार्सेनिक, जैसे कि आप इसका वर्ड देख रहे होगे इंडो एंड सार्सेनिक। सार्सेनिक का वर्ड हो गया हमारा यूरोपियन, और इंडो वर्ड हो गया इंडिया से लिया हुआ। इंडिया में किस कम्युनिटी से लिया हुआ, तो अगर हम देखें तो मुस्लिम से लिया हुआ। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें दोनों ही स्टाइल यूज़ हुई हैं, इंडियन भी और यूरोपियन भी। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, इसमें डोम्स होते थे, छतरीज होती थी, जालीज होती थी, और आर्च होते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ को देखने को मिलती हैं। उसके बाद गेट ऑफ इंडिया बिल्ट इन ट्रेडिशनल गुजरात स्टाइल टू वेलकम किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी टू इंडिया इन 1911। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया, जिसमें क्या करते थे, किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन, किंग जॉर्ज 5 हो गए, यहाँ वी नहीं 5, एंड क्वीन मैरी को इंडिया में जब आते थे वो, तो गेटवे ऑफ इंडिया से होते हुए आते थे। ठीक है, तो उनके लिए उसमें बनाया गया था। अब अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जमशेदजी टाटा, तो उन्होंने ताजमहल होटल बनवाया था ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के बाद, तो उसमें उन्होंने इसी स्टाइल में बनवाया था। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स ने जो क्लब्स होटल्स जो बनवाए वो इसी तरीके से बनवाए। अगर हम देखें तो ये मैड्रास का जो हाई कोर्ट है वो भी इस तरीके से बनाया गया है, और साथ ही साथ जो मुंबई की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मतलब, तो उसको भी इसी तरीके से बनाया गया है। और हम ताज होटल की बात करें तो इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें गुंबद देखने को मिलती है, जिसको छतरी बोला जाता है। ठीक है, इसको हम छतरी बोलेंगे। और इसमें जालियाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जालियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, विंडोज़ में जालियाँ होती हैं, तो ये एक टेक्निक होती थी उस टाइम पर बनाने की। अब हम चौथी तरफ जाएं अगर मुंबई में, तो एक आर्किटेक्चर हमें चौल भी देखने को मिलता है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में। अब वो कौन सा था, जहाँ पर जो लोग जो लोअर क्लास पीपल्स होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जिनके पास सिटी में स्पेस नहीं होता था रहने के लिए, वो क्या करते थे, वो चौल में जाकर रहते थे। और ये चौल एक अपार्टमेंट की तरफ होती है जिसमें सिंगल रूम होता है। ठीक है, एक ही रूम होता है एक ही जन के लिए। ठीक है, और एक लॉन्ग कॉरिडोर होता है, उसमें सारे रूम्स बने हुए होते हैं। तो
यार्ड में बना हुआ था, जहाँ पर लोगों को ज़मीन नहीं होती थी रहने की, वो इन चॉल्स में रहते थे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जो कंक्लूजन बनता है चैप्टर का, वो व्हाट बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स टेल अस। अब जो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल्स हैं वो हमें क्या दर्शाती हैं, तो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल्स है वो हमें दिखाती हैं कि एशियाटिक आइडियल्स प्रिवलेंट एट अ टाइम एंड वेरिएशन विद इन दोज आइडियल्स, कि कैसे जो प्री कॉलोनियल टाइम था और जो कॉलोनियल टाइम है उसमें कैसे वेरिएशन आया। ठीक है, जब जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कैसे इंडिया को अपने आर्किटेक्चर से तब्दील करा, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स का विज़न कैसा था बिल्डिंग बनाने में, जो उनके इंजीनियर्स और जो आर्किटेक्ट जब वहाँ पर आते थे वो उस बिल्डिंग को बनाते थे, उनका विज़न आज के जो प्रेजेंट एज की तुलना में कैसा दिखता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो रूलर एक्सप्रेस द पावर थ्रू बिल्डिंग, जो रूलर्स थे वो बिल्डिंग से अपनी पावर को दर्शाते थे, और हाउ पावर वर कन्वीनियंस ऑफ एंड हाउ इट वाज एक्सप्रेस थ्रू स्ट्रक्चर एंड देयर एट्रीब्यूट्स। उनकी जो स्ट्रक्चर है वो एट्रीब्यूट्स से उनकी पावर कैसे दिखाई देती थी। ठीक है ना, जैसे कि आप अगर देखें तो मुंबई का जो हाई कोर्ट बना हुआ है उससे आपको पता चलता है कि हाँ वहाँ पर आज भी मतलब जो जस्टिस बैठते होंगे, तो उससे आपको पता चलता है कि वहाँ की पावर कितनी ज़्यादा होगी उस बिल्डिंग की। ठीक है, उस टाइम पर ब्रिक्स, स्टोन्स, पिलर्स एंड आर्चेज एंड सॉर्निंग डोम्स और वेलिएटेड रूफ्स यूज़ करे जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि आज के टाइम के जो मकान बनते हैं वो पक्के मकान बनते हैं जिसमें ब्रिक्स, सीमेंट, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। उस टाइम पर पत्थर यूज़ होते थे जिनको काट कर बिल्डिंग्स में लगाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कितनी मजबूत बिल्डिंग्स बनती थी उस टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें हमें ये कंक्लूजन में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर से कुछ भी डाउट पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा जो भी न्यू टॉपिक आएगा उसकी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।